तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। यानी वो फोर्सेस जो कि वेलोसिटी को और दिशा यानी डायरेक्शन को विंड की अफेक्ट करती हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार, जो आपको मैंने दिखाया आगे पीछे जो पढ़ाया, उसमें देखेंगे कि जहाँ पे अगर डिफरेंस होगा तभी हाई डिफरेंस से लो में जाएगा। फॉर एग्जांपल 1014 था तो वहाँ से ये देखिए, हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1010 है तो ये किस तरफ जाएगा, जहाँ पे कम होगा। जैसे 1015 है तो ये 1011 या 1010 के पास जाएगा, यानी हाइयर से लोअर की तरफ ये जाता है। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही मैंने बताया। द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, और जो विंड सरफेस पे होगी वो एक्सपीरियंस करेगी फ्रिक्शन को। अब ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल मान के चलिए दो कॉलम है विंड के, एक ये ज़मीन है, एक विंड यहाँ जा रही है, ऐसे ऐसे लेके जाइए इसको, और एक हवा में। अपना हाथ ही ले लीजिए, मान लीजिए आपका जो ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ क्या हैं कि ये हवा है और ये आपका सरफेस है। अब इस ये लेके जाइए तो कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ टकरा नहीं रही है। पर नीचे अगर इसको रगड़ के लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, आपको फील होगा, ज़्यादा ताकत लगेगी। तो इस वजह से जो लोअर में होते हैं, क्योंकि अगर नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लैंडस्केप्स हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि अगर पहाड़ वगैरह होंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होगी, ज़्यादा अवरोध पैदा करेगा विंड में, तो यही चीज़ बता रहा है। इन एडिशन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट्स द विंड मूवमेंट, और इसी के साथ साथ एक मूवमेंट ऐसी हॉरिजॉन्टल तो हो ही रही है क्योंकि ये विंड है, पर इसके साथ अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अब मान लीजिए आप किसी जगह पे चल रहे हैं, हमें तो फील नहीं होता क्योंकि हमें ऑलवेज हम ग्रेविटी से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जो विंड है वो बहुत बड़े एरिया में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चींटी को, इतनी छोटी सी चींटी है, इतने बड़े से बॉल में, इतना बड़ा बॉल है 2-3 मीटर का, उस पर बैठाएंगे और रोटेट करेंगे तो उसके लिए उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चींटी से और छोटी 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 कोई चीज़ लेके आओ ना, तो उसके लिए जो साइज़ है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें जो भी मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, और वो खींची हुई है ग्रेविटी, तो उसको इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो विंड होती है वो बहुत पूरे अर्थ पे ही फैली हुई है, यानी विंड की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रोटेशन है उसका भी असर विंड के ऊपर पड़ता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, और जो अर्थ का रोटेशन है अपने ध्रुव पर, जो कि आपको पता है कि 24 आवर्स में एक सर्कल उसका पूरा होता है, तो उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इसको मैं बताऊंगा कि किस तरफ लगता है, आगे सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दस द हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्स टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस, इसलिए जो अर्थ सरफेस के पास वाली विंड होती हैं, ऊपर वाली उससे हमारा कोई इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ देखेंगे तो ऊपर एकदम थोड़ा जो लैंडस्केप है वो बराबर रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलती। पर नीचे जो होता है ना, नीचे यहाँ पे तीन फोर्सेस काम करती हैं। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे भाग रही है, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे हवा ऊपर जा रही है, तो ये आके इधर चली आ रही है। यानी अगर आप देखेंगे ऊपर जो हवा जाएगी वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी ना, तो गर्म हुई, यहाँ से हवा गर्म हुई। अब ये गर्म होके बोली मैं ऊपर जाऊँगी, फिर यहाँ से ठंडी हवा है, ये कहेगी मैं यहाँ पे आके स्पेस कवर कर लूँगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गई। ठीक, तो इससे समझ गए आप। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल विंड नियर द सरफेस रिस्पॉन्ड टू थ्री कंबाइंड फोर्सेस। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैंने बताया कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 उड़ गया, 100 दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये आप मान के चलिए 100 यहाँ पे दोनों जगह बराबर है, तो हवा मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमेशा थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसा नहीं, हवा कभी कांस्टेंट रुकती नहीं है। पर 100 हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 100 बराबर, यहाँ पे 100 बराबर। अब इधर मैंने थोड़ी गर्मी दी, 50 बोले कि भाई साहब अब मुझे, पहले एग्जाम्पल लीजिए, 50 बोले कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं गर्म हो गया। यहाँ से 50 कितना आएगा, 50 आएगा, 50 यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया, यानी 50 बराबर हो गए। लेकिन अब यही मान लीजिए यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, पर यहाँ पर 90 भाग गए, अब बचे 10, तो 10 और यहाँ पे 90, यहाँ पे 10 बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड जो होगी वो और तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा हवा आएगी और ज़्यादा उसके अंदर फोर्स होगा, ज़्यादा विंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी।
तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इन एडिशन, अब इसके एडिशन में द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड, और आपको पता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है नीचे की तरफ, क्योंकि जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल विंड जाएगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, जो आपकी ऊपर विंड जाएगी वो कम दूर तक जाएगी ग्रेविटी की वजह से। ठीक, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करते हैं हम। सबसे पहली हमारी फोर्स क्या आती है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। तो मैंने आपको वही समझाया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो चेंज हमें देखने को मिलता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पे कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, 10 किलोमीटर दूर जाएंगे हो सकता है और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले, पोल पे चले जाएंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्रंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ से पोलर आ रही है, एक तरफ से आपकी यहाँ से जो है इक्वेटोरियल जा रही हैं, तो वो फ्रंट क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हो सकता है वेरिएशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाए। The pressure gradient is strong where the isobars are close to each other and is weak where the isobars are apart। अब देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब आप समझिए, ये कह रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आइसोबार्स अगर क्लोज हैं तो प्रेशर जो है प्रेशर ग्रेडियंट वो स्ट्रॉन्ग होगा एक दूसरे के, लेकिन ये वीक होगा अगर आइसोबार पार्ट है। आप कहेंगे कि भाई दूर जाऊंगा मैं तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, और ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। तो यहाँ पे आप कैसे कह रहे हो आइसोबार दूर होगा तो हमें जो है वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगी, पास होगा तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो इसमें एक ट्विस्ट क्या है, इसमें समझने वाली बात यही कह रहा है जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो स्ट्रांग होगा अगर आइसोबार आपकी क्लोज है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ इक्वेटर पे और मुझे पोल पे जाना है, लेकिन अब यहाँ से इक्वेटर से पोल पे हमारे 2 आइसोबार्स हैं, लेकिन उन आइसोबार्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, इक्वेटर छोड़िए, यहाँ पे देखिए मैं 100 किलोमीटर पे हूँ, यहाँ पे 100 किलोमीटर में डिफरेंस है 100 का, और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, ये हमारे बीच 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो धीरे 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 चेंजेस हुए तब ये ग्राफ बढ़ा ना। अब ऐसा तो है नहीं कांस्टेंट पूरा ऐसे बढ़ गया कि यहाँ पे 50 हो गया, होगा वेरिएशन आएगा, अचानक से कभी वेरिएशन आता नहीं है। आप स्केल भी देखेंगे तो स्केल धीरे धीरे राइज करती है। इसका मतलब यहाँ पे जो है 100 है तो यहाँ पे फिर जाके थोड़ा और कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, और एक जगह ऐसी है कांस्टेंट उस पर होता नहीं है। आप पोल से इक्वेटर की तरफ जब बढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी गर्मी डायरेक्ट इक्वेटर पे ही है, पहले आएंगे थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन आएगा, ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इक्वेटर पे आएंगे एकदम बढ़ जाएगा। तो आइसोबार्स की दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें कॉन्स्टेंटली बढ़ रही। लेकिन अगर यही आप एक एग्जांपल लीजिए कि ये 50 है, ये 100 है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो केवल और केवल 50 किलोमीटर है, 50 और 100 और डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो अब बताइए, अब इनके पास अगर देखेंगे तो डिस्टेंस कम हो गई और इसका मतलब कम डिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिली। एक में 50 का डिफरेंस 100 किलोमीटर में था, एक में 50 का डिफरेंस जो है आपको 50 किलोमीटर ही देखने को मिला, और हो सकता है कहीं 10 किलोमीटर में ही 50 का डिफरेंस हो, तो 10 किलोमीटर कवर करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। वेरिएशंस यहाँ पे क्योंकि बहुत हाई वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 50, यहाँ पे आपका 100 है और यहाँ पे आपका 50। ठीक, अब यहाँ से आप जब यहाँ जाएंगे 100 से, तो हो सकता है 100 किलोमीटर में क्या होगा, 100 किलोमीटर में 2 कम होगा मान लीजिए हर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 10 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो स्केल बनाएंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप बताइए 50 है यानी 5 किलोमीटर, 5 की जो डिफरेंस है यहाँ पे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो 2 आ रहा था यहाँ पे वो 5 आ गया ना, यानी स्केल इसकी इंक्रीज हो गई, तो ऐसे समझ लीजिए। तो इस वजह से स्पीड जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और तब आपको ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको आता है भाई वो वीडियो बंद करके जा सकता है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करने की मुझे नहीं है। ऐसे पढ़ाऊँ कि मतलब आप स्वयं पढ़ सकें, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट टीचिंग बट, फिर से भूल गया मैं अपनी कोट, बट पाथ टू सेल्फ लर्निंग। फिर से अपनी कोट दिखा देता हूँ आपको, बताते बताते मेरा कोट मुझे याद होगा।
और ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट, कई सारी चीज़ें मैंने मेन इंपॉर्टेंट बना के रखी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आ सकती हैं आपके प्रीलिम्स में, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ज़रूर आपके लिए ये 87 टॉपिक्स हैं जो मेंस में भी आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट टीचिंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। ठीक है, अब आप सेल्फ लर्न कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक एक चीज़ को, एक एक कड़ी को जोड़ सकते हैं। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड, ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया। इट इज़ ग्रेटेस्ट एट द सर्फेस एंड इट इन्फ्लुएंसेस जनरली extends up to an elevation of 1 to 3 किलोमीटर over the sea surface. द फ्रिक्शन इज मिनिमल। और फिर सी सरफेस पे कोई ज़्यादा वेरिएशंस है नहीं, ऊपर नीचे पहाड़ वगैरह, हिल्स वगैरह कुछ है नहीं। और आप देखेंगे पानी में अगर किसी चीज़ को आप स्लाइड कराएंगे और ज़मीन पे स्लाइड कराएंगे तो फ्रिक्शन में ऑब्वियस सी बात है स्लाइड पानी में जल्दी जाती है। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा जो किफ़ायती है वो क्या है, आपका शिप का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होता है। इस वजह से ही हमारी जो मैक्सिमम ट्रेड होती है, अबाउट 70 to 80% जो हमारी ट्रेड है वो नेवल से होती हैं, शिप के रास्ते होती हैं, और एयर वगैरह से उतनी नहीं होती, रोड वगैरह से उतनी नहीं होती अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं जिनके पास एक्सेस है सी का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता हूँ तो ये 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक होती है, यानी 3000 मीटर। आपको पता है कि 3000 मीटर का मतलब होता है कि हर जगह ऊपर नीचे कुछ होता ही है। और आपकी जो हिमालयस है 8848 मीटर है, तो 8000 मतलब 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर हो गया। तो 3 किलोमीटर का आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि हिल्स वगैरह ये एक दिया गया है। कॉरियालिस फोर्स की बात करता हूँ मैं, तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो रोटेशन है अर्थ का उसकी एक्सिस पे और जो डायरेक्शन है ऑफ द विंड उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियालिस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब इट इन 1844। तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया 1844 में। जो अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर, अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे आगे बताऊंगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट में जाएगी तो ये चीज़ डिफ्लेक्ट होगी। आगे यहाँ पे आपको फिगर भी देखने को मिलेगा। इट डिफ्लेक्ट्स द विंग राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी राइट में ये डिफ्लेक्ट करता है। देखिए आपको कुछ मैं जो समझा रहा हूँ ना, मैं आपको थोड़ा एक एक दो लाइन पहले से समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझते चलिए कि ये देखिए अपने आप बता रहा है कि ये डिफ्लेक्ट करता है राइट डायरेक्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड लेफ्ट डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में। फॉर एग्जांपल आपकी विंड जो है ऐसे जा रही है ना, तो राइट साइड में ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और आपकी विंड अगर इस साइड से जाएगी तो ये आपकी लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी। लेफ्ट इसका ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे मुड़ जाएगी, यानी ऊपर से आएंगे तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए सी एफ इक्वल टू 0 ऑन इक्वेटर, जो कोरियालिस फोर्स है वो आपकी 0 होगी इक्वेटर पे। तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको पढ़ रहा था मैं कि कोरियालिस फोर्स 0 होगी इक्वेटर पे और विंड पैरेलल होगा आइसोबार के, और कोरियालिस फोर्स पैरेलल होगी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पैरेलल होगा आइसोबार के। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी ऑफ विंड की। जितनी ज़्यादा विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगा और उतना विंड डिफ्लेक्शन होगा। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद दिखाऊँगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए टू द लेफ्ट और द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। अब देखिए ज़्यादा डिफ्लेक्ट कब करेगा, किसी चीज़ को आप धीरे 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 ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो हो सकता है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कम लगे। हाँ, अब इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए जैसे कि ये माइक्रोफोन है मेरे पास, ठीक, या मेरी उंगली है। अब उंगली से मैं एक धागा बांध देता हूँ, धागे में मैंने एक छोटा सा रिंग बांध दिया है, या फिर चाबी का छल्ला मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए अभी मेरे पास एक छल्ला है और इसको मैं अभी आराम आराम से ऐसे कर रहा हूँ। देखिए ये, तो ये उतनी तेज़ रोटेट नहीं कर रहा। अब इसको मैं तेज़ी से फोर्स लगाऊंगा, ये देखिए पूरा गोल गोल घूमने लगा ना। ये तो जितना ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से अर्थ भी है, लेकिन अर्थ क्या होती है, अर्थ अपनी रोटेशन इंक्रीज़ नहीं कर रही। यहाँ पे तो मैं रोटेशन इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी। व्हेन वेलोसिटी ऑफ विंड इज हाई तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे विंड की वेलोसिटी हो रही है तो यहाँ पे कोरियालिस फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस वजह से डिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी है
विंड, तो यहाँ पे ऐसे ये ज़्यादा तेज रोटेट होगी। तो इसको अर्थ मत समझ लीजिएगा कि आप अर्थ घुमा रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी ही, लेकिन यहाँ पे अर्थ की स्पीड नहीं, विंड की स्पीड ज़्यादा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द कोरियलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये कोरियलिस फोर्स एंगल जितना ज़्यादा होगा, जितनी ऊपर जाएंगे इक्वेटर पे, तो मैंने आपको पहले बताया जीरो होता है, तो मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स पे मैक्सिमम होगा, और एब्सेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका जीरो होगा। द कोरियलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर ही काम करती है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर लगेगी, यानी अगर डायरेक्शन ऑफ विंड ये है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये आपकी लग रही है तो उसके परपेंडिकुलर ये हमेशा काम करेगी। ठीक, चलिए, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर है आइसोबार, और आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, आइसोबार के होता है। अब ये देखिए, अब इसका कहने का क्या मतलब बताऊँ, जैसे एक लाइन ये है, यहाँ पे मैंने बताया आपको 100 है, एक लाइन ये है, यहाँ पे आपको बताया मैंने 50 है। ठीक, अब ऐसा थोड़ी नहीं सीधी सीधी ये कहाँ सीधी जाएगी, कभी सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि सीधी जाएगी तो 100 ही मिलेगा इसको, पर ये ऐसे जाएगी ना, 100 से 50 की तरफ जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, और क्या होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर गई, तो आगे भी सब आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें दिया गया है। आगे चलिए, तो द हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी विंड की ज़्यादा होगी, एंड द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन, और उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। एज एज रिजल्ट, इसके रिजल्ट से दीज टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन द लो प्रेशर एरियाज द विंड ब्लोज अराउंड इट, और जो लो प्रेशर एरिया होता है इसके अराउंड ही विंड उसमें ब्लो करती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि जो हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, द मोर इज द वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के काम करती हैं। जब एक एक के परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी तो उसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। पर यहाँ पे ये लाइनें कन्फ्यूज़ करती हैं लोगों को कि ये दो कहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, अभी ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो उसमें 4 जगह थोड़ी आ गया, उसमें रहेगा तो 2 ही। ठीक है, ये समझिए आप। अब at equator Colliers force is 0 and the wind blows perpendicular to the isobar, और यहाँ पे क्या होता है कि विंड ब्लो परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे विंड ना, जैसे ही आप इक्वेटर पे आएंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा विंड आइसोबार के। जो लो प्रेशर है वो गेट फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेट इंटेंसिफाइड, और यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से फिल कर लिया जाएगा धीरे से, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ कह रहा है, दैट इज़ द रीज़न वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म नियर इक्वेटर, और इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है फॉर्म नहीं होते हैं। तो अगर कोई बताए कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं, तो उसका कह देना सबसे बड़ा रीज़न कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, जिस वजह से विंड में डिफ्लेक्शन नहीं होगी। विंड में डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो वो जायर बनेगा नहीं, जब जायर ऐसे गोल गोल जायर वाला फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनेगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, चलिए प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नेट रिजल्ट्स ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। जो वेलोसिटी होती है और डायरेक्शन होती है विंड की, यानी वो कितनी तेज़ी से जाएगा और किस दिशा में जाएगा, आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। वो डिपेंड करता है विंड जनरेटिंग फोर्सेस के ऊपर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे आप देखेंगे द विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो विंड, और ऐसे फ्रिक्शन डायरेक्टली फोर्स तो नहीं करेगा बट वो डिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। द विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो विंड होगी अपर एटमॉस्फेयर में 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस, आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। आगे ये बता दे रहा है फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट से वो जो है परे होंगी, उनके ऊपर फ्री होंगी, उनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा ऑफ सरफेस, और आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है उनके ऊपर काम नहीं करेगा, तो सिर्फ 2 फोर्सेस उनके ऊपर काम करेंगी। तो आप बताइए नीचे स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, सोच के बताइए नीचे कमेंट में। ऑब्वियस सी बात है ऊपर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन,
और जब अब आइसोबार स्ट्रेट चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, यानी स्ट्रेट, उसमें वेरिएशंस नहीं आ रही हैं और फ्रिक्शन नहीं है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। तो पीजीएफ जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और वो कोरियोलिस फोर्स के बराबर हमें देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, तो द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। और अब आइसोबार के वो पैरेलल चलने लगेगी। ये चीज़ आप देखिए कि जो विंड है जो आइसोबार से अभी आपने देखा परपेंडिकुलर जा रही थी, वो पैरेलल चलने लगेगी। द विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड, और इस विंड को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड के रूप में जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, देखिए कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन इक्वेटर, विंड इज परपेंडिकुलर आइसोबार, फिर कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर, यानी लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब कहीं पे लो प्रेशर है, आगे उसका फिगर भी मैं दिखाऊंगा नीचे, एक मिनट, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा। ठीक, तो जो विंड है, अभी पीछे भी देखा था आप लोगों ने, द विंड सर्कुलेशन अराउंड लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ हवा जाएगी। ठीक, अंदर की तरफ हवा जाने का मतलब है कि लो बीच में होता है, बीच में 10 है और बाहर 100 है, तो 10 से 100 की तरफ हवा जाएगी धीरे धीरे। तो इसमें कह रहा है कि वो धीरे धीरे ऐसे जाएगी। अब ऐसे आनी तो उसको सीधी चाहिए, आनी उसको सीधी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम ही ऐसे करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होगा ना, तो सीधी आएगी एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट करता है, जो कि उसको ऐसे घुमा देता है। तो ऐसे ऐसे सीधी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे है, ऐसे सीधी आ रही है, इसको ऐसे ऐसे घुमा देगा, कहेगा तुम ऐसे सीधी कैसे जाओगे, मैं तुमको ऐसे घुमा दूंगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 है और यहाँ पे 10 है, तो विंड इसको सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन इसको कोरियोलिस फोर्स ने कहा कि तुम घूम जाओ ऐसे, और ये ऐसे घूम जाता है। ठीक, तो ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे सब घूम के वहाँ पे जो ये साइक्लोन है वो क्रिएट करते हैं। और अराउंड हाई, अब हाई में एंटी साइक्लोन क्रिएट होगा। अब यहाँ हाई में जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अंदर है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ भाग रही है, हवा अंदर की तरफ नहीं आ रही है, वो बाहर की तरफ डिसिपेट हो रही है। इस वजह से देखेंगे जो एंटी साइक्लोन ऊपर से जब आएगा नीचे तो ऐसे फैल जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, बस वही टेम्परेचर वगैरह क्रिएट करता है। डेजर्ट होगा क्योंकि ये रेन लेके नहीं आएगा। द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड द सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। अब मैंने बताया पहले ही आपको पढ़ाया कि यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि जो डायरेक्शन होगी विंड की इन सिस्टम्स की, वो चेंज होगी, उनकी लोकेशन कहाँ है, किस हेमिस्फीयर में है, इस हिसाब से। कैसे, साउथ में होगी कौन सी डायरेक्शन, कमेंट करके बताइए, नॉर्थ में होगी कौन सी डायरेक्शन, आप कमेंट करके बताइए। द विंड सर्कुलेशन एट अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मेनी ओकेशंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड सर्कुलेशन एट हाई लेवल। बहुत बड़ी बात है, जो विंड सर्कुलेशन है एट अर्थ के सरफेस लेवल पर अराउंड लो एंड हाई, चाहे लो चाहे साइक्लोनिक हो या एंटी साइक्लोनिक हो, बहुत सारी ओकेजन्स में इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल। इसमें किसकी बात हो रही है, जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है। पर लेकिन जो जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ा है वो समझ नहीं पाएगा कि ये बात क्या कह रहा है, कि जब वहाँ ऊपर आपकी रॉसबी वेव्स वगैरह आपको पता है ना, ऊपर जब हाई प्रेशर होगा तो नीचे लो प्रेशर होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है। ऊपर जब लो प्रेशर होगा तो नीचे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक, जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। जो लो प्रेशर एरिया होता है एयर कन्वर्ज करेगी और ऊपर जाएगी। ठीक, ओवर हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। ये समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब लो प्रेशर जब ऊपर बन रहा है तो कन्वर्ज होगी और राइज होगी, और ऊपर अगर लो प्रेशर बनेगा, नीचे अगर लो प्रेशर बनेगा तो राइज करेगी, ऊपर लो प्रेशर बनेगा तो वो नीचे गिरेगी ना, वहाँ से यहाँ आएगी तो नीचे हाई प्रेशर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ऊपर हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है कि उसके कोई दबा रहा है उसको, हाई प्रेशर का मतलब इसको दबाया जा रहा है, तो नीचे से जाएगा तभी तो दबाएगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर। और ऊपर अगर लो प्रेशर है इसका मतलब यहाँ से हवा आ रही है, इसको ठेल रहा है, यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ हाई प्रेशर होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा चलता है सिस्टम।
मतलब अगर इक्वेटर पे लो प्रेशर है, ऊपर जा रहा है, तो इक्वेटर के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ओवर हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड फ्रॉम द above and diverge at the surface. Apart from convergence, some eddies, कुछ यहाँ पे एडी करंट होती हैं, कन्वेंशन करंट्स होती हैं, और ओरोग्राफिक लिफ्ट हमें देखने को मिलती है। एडी करंट, कन्वेक्शन करंट्स आपको पता है। और यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट क्या होती है, कन्वेक्शन ऊपर आपका कन्वेक्ट हो रहा है हीट की वजह से। और ओरोग्राफिक अपलिफ्ट क्या होता है, अब मान लीजिए ओरोग्राफिक ऐसे ऐसे जा रही है हवा उसको एक माउंटेन मिल गया, अब ऐसे ये जा रही है, अब ऐसे माउंटेन मिल गया, तो ये ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसमें फोर्स है, तो ये अपना रास्ता ढूंढेगी। फोर्स है तो ऊपर यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे बन जाएंगे आपके क्लाउड्स। तो ये ओरोग्राफिक लिफ्ट हुआ, इसको जाना ही नहीं था। ठंडी हवा थी, गर्म हवा थी, कोई भी हवा थी, इसको ऊपर नहीं जाना था, तो ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेस सम एडीज, कन्वेक्शन करंट, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट एंड अपलिफ्ट अलोंग द फ्रंट, और फ्रंट के पास भी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 फ्रंट होते हैं, अगर आप देखेंगे ज़्यादा आपको किस रीजन में देखने को मिलेंगे कमेंट करके बताइए। टेम्परेट रीजन में ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे पोल से आती हुई और इक्वेटर की तरफ से इक्वेटोरियल आती हुई वो हवाएं मिलती हैं, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपके टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए। तो कोल्ड करंट नीचे चली जाएगी, और आपकी जो ये हल्की वाली करंट या आप कहेंगे जो हीटेड विंड है वो ऊपर जाएगी, और कोल्ड विंड आपकी नीचे चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये ऊपर गई, फिर भी इसके साथ यही हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस जो है, यहाँ पे हवा आई, कन्वर्ज हुई, और ये ऊपर गई, फिर यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। अब यहाँ पे हवा ऐसे ऐसे आके ऐसे कन्वर्ज हुई, और यहाँ पे आके डाइवर्ज हो गई। तो ये पोलर फेरल सेल, पोलर सेल और हेडली सेल है। ये अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, ये आगे दिया गया है। अब जनरल सर्कुलेशन क्या होती है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड लार्जली डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करती हैं जो पैटर्न होती हैं आपके प्लानिटरी विंड की, किसके ऊपर। पहला, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग, एटमॉस्फेरिक हीटिंग। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन, पोलर पे ऑब्वियस सी बात है, पोल पे कम गर्मी होगी, तो लैटिट्यूड जैसे जैसे हम अपना लैटिट्यूड चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें हीटिंग अलग अलग देखने को मिलेगी। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, एक चीज़ और है कि यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स का भी जो इफेक्ट है वो पड़ता है। थर्ड है माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन, आपने देखा है कि जो अपेरेंट मूवमेंट के साथ नॉर्थ की तरफ भाग जाती है, शिफ्ट कर जाती है, वो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कॉन्टिनेंट और ओशन, जो कि मैंने आपको तभी बताया था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़्यादा कॉन्टिनेंट होंगे, ज़्यादा ओशंस होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वेरिएशंस, हमें लैंड सी वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जिस वजह से हीट लैंड जल्दी करेगी, तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज हमें देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा होंगी। रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से भी होती है। तो ये आप याद कर लीजिए कि पैटर्न प्लैनेटरी विंड का वो डिपेंड किस पर करता है। तो ये आपके मेंस में भी आएगा, आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड जर्नल सर्कुलेशन, और जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड के मूवमेंट का उसको हम जर्नल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द जर्नल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो सेट्स इन द ओशन वाटर सर्कुलेशन, और ओशन वाटर के सर्कुलेशन को भी इम्पैक्ट करती है। क्या इम्पैक्ट करेगी, अब ये तो हवा चल रही है, हवा तो ऊपर चलती है, तो ये सरफेस को कैसे विंड उसको ओशन के पानी को कैसे इफेक्ट करेगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जब सरफेस से हवा आपकी बहती है तो ये ऐसे ऐसे बह रही है, तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। अब ज़मीन को उखाड़ के तो ले जा नहीं सकती, इतना तो इसके अंदर कैलिबर है नहीं, इतनी फोर्स तो है नहीं। मिट्टी को उठा के लेके जाती है, कभी कभी थोड़ी तेज़ तूफान आती है, बड़े बड़े पत्ते, मिट्टी, कुछ पत्थर को भी उठा ले जाती है। बस उसी प्रकार से ऊपर का पानी, क्योंकि पानी लिक्विड होता है, उसमें एडहेसिव फोर्स उसका कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसके अंदर कम लगती है। फिजिक्स वालों को पता है, तो थोड़ा सा भी पानी को ऐसे कर दीजिए तो पानी घूम जाता है। अब इस वजह से जैसे ही थोड़ी सी भी विंड इसके ऊपर जाएगी वैसे ही ये आगे मोशन करना शुरू कर देगा, यानी विंड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो बस इसी वजह से ये आपके जो विंड्स होती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अब इसी में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि यहाँ पर ओशन की सर्कुलेशंस में बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए एक डायरेक्शन यहाँ है, अब डायरेक्शन ये है कि यहाँ हीट होगा, यहाँ से हवा ऐसे चली, ठीक,
यहाँ यहाँ से हवा ऊपर जाएगी, अब ये हीट हो गया तो यहाँ से कोई हवा आएगी, वो समुद्र के ऊपर से आ रही है, लेकिन अब यहाँ भी हीटिंग हो रही है, यहाँ भी हीटिंग हो रही है, सारी हवा ऊपर जा रही है, तो हवा नहीं, ये वाली हवा कट गई ना। मान लीजिए यहाँ पे एक हवा है और यहाँ पे दूसरी हवा है, अब ये दोनों हवा जो है एक ऊपर गई एक नीचे आई, तो यहाँ से ये पानी को ऐसे ऐसे लेकर के आई, कोस्टल एरियाज में रेन कराने वाली है ना, जिसको आपको पता है कि ये कोस्टल एरियाज में रेन इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ से समुद्र से पानी यहाँ पे लेके आया। लेकिन अब हीट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, हीट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे जो इसमें वेरिएशंस हैं वो कम हो रही हैं, अब दोनों तरफ हीट है तो यहाँ पे ये सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। The general circulation of atmosphere also sets motion in the ocean water circulation which influences the Earth's climate. अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। Schematic description of general circulation shown in figure 10.5। आइए फिगर 10.5 को समझते हैं। आपको मैं फिगर से भी समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। आप किसी भी फिगर को देखने के लिए आप पहले देख के उसको डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले जो जो चीज़ें जानते हैं वो देखिए। पहले यहाँ पे आप 0 0 जानते हैं, ठीक। अब 0 जानते हैं, मैं 0 मतलब इक्वेटर हो गया, ठीक है। मुझे 0 पता है, मुझे पोल पता है, ठीक। मुझे 2 चीज़ पता है, आपकी तरह मैं भी अभी चलिए एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है, 30 डिग्री दिख रही है, 60 डिग्री दिख रही है। और पेन और पेपर आप हमेशा लेके बैठिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी की बहुत बड़ी फिगर्स की एक अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। आप कहेंगे कैसे सिंपल होते हैं, ये तो बहुत अपने पेचीदा बात कहती कि सिंपल तो होते ही नहीं हैं। ये सिंपल कैसे होते हैं कि इनको अगर आप ऐसे एक एक करके बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया, अब ये 0 कर दिया, मैंने इसको 30 कर दिया, मैंने फिर इसको 60 कर दिया। अब आपको धीरे धीरे सब एक एक जो इसमें प्रोसेस हो रही है वो सब समझ में आने लगेगी। तो ऐसे ही बनाइए, और अगर उसको आप ऐसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पेचीदा लगेगा। इस वजह से किसी भी फिगर को आप डिवाइड करके पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो गया, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, बस थोड़ा डायरेक्शन में डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ से फिर समझते हैं। अब इक्वेटर के पास से हमेशा शुरू कीजिए। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। अब ये ऐसे आ रही है, इधर आ रही है, पर ये इधर क्यों भाग रही है? ये देखिए थोड़ा टेढ़ा ऐसे क्यों भाग रही है? क्यों? क्योंकि ये राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ऐसे सीधा इसको आना था, लेकिन ये मुड़ के ऐसे जा रही है, इधर 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 आई। अब ये इसको ऐसे ऊपर जाना था, लेकिन इसको राइट, ये राइट में तो मुड़ेगी नहीं क्योंकि ये साउथ में है, तो ये इधर लेफ्ट में मुड़ रही है, ठीक। तो इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गई। ये नॉर्थ से है तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ से है तो साउथ ईस्ट हो गई, ठीक। इतना समझ में अब आपको आ गया, ठीक है भाई, इतना तो मुझको समझ में आ गया। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर पे। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का जोन मतलब ये आपका ट्रॉपिक है 30 डिग्री और 30 डिग्री, और इंटर यानी दो, इंटर स्टेट आपने सुना है ना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, दो स्टेट्स के बीच में एक इंट्रा होता है यानी विद इन द स्टेट, और एक इंटर होता है यानी दो स्टेटों के बीच। इस वजह से इंटर, इंटर मतलब इंटर किसके इंटर? ट्रॉपिकल के इंटर, यानी दो ट्रॉपिक्स के इंटर क्या जो कन्वर्जेंस हो रहा है, हवाएं जो यहाँ पे आ रही हैं वो ये एक जोन है, ये कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहेंगे। कमेंट में लिखिए, जोर से बोलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो टकरा रही हैं यहाँ पे। ईस्ट क्यों? अब ये ईस्ट डायरेक्शन से, देखिए ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है ना, ये डायरेक्शन हमेशा देखिए जिस डायरेक्शन से आए, जिस तरफ जाए, ये जा रही है वेस्ट की तरफ, आ रही है ईस्ट की तरफ से। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्थ की तरफ से आ रही है, लेकिन नॉर्थ की तरफ से ये नहीं आ रही है, ये आपकी इसको माना ऐसा जाएगा ईस्ट की तरफ से आ रही है, ठीक। चलिए, अगर पूरा ऐसे ऐसे सीधे सीधी आती तब हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर चलिए थोड़ा और, अब वेस्टर्ली की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेस्टर्ली तो एकदम सीधा सीधा ऐसे 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 भाग रही है, यानी ये इस तरफ जा रही है, यानी वेस्ट से आ रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसको हम वेस्टर्ली कहेंगे। ऊपर जाएंगे तो पोलर ईस्टर्ली, फिर पोल में वही आता है सिस्टम, नीचे आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे चलिए सेल्स की भी हम बात कर लेते हैं। हेडली सेल हुआ। हेडली सेल इक्वेटर आपको पता है गर्म होती है, हवा ऊपर उठी, यहाँ पे गई, यहाँ से फिर ये हवा तो नीचे आएगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर इधर से हवा ऐसे भाग जाएगी और इधर भाग जाएगी, एक इधर आएगी एक इधर जाएगी। जब इधर भागेगी फिर इसके साथ ऊपर जाएगी, और इधर वाली जो भागेगी फिर यहाँ पे भी इसको 60 डिग्री पे उठना है, 60 डिग्री पे उठ जाएगी। अब 60 डिग्री पे उठी, फिर ऐसे ऊपर ऊपर से जाएगी, फिर पोलर पे ऐसे गिर जाएगी, पोल पे, समझ रहे हैं ना। ये देखिए पोल पे गिर गई, फिर गिरने के बाद फिर इधर भाग आएगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फेरल सेल, ये हो गया हेडली सेल, फेरल सेल और
फेरल सेल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है। तो मैं आपको कब से बता रहा था सेल्स, तो मैंने आपको सेल भी बता दिया। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा आपके लिए बहुत अच्छी। अभी तो एक मैं सोच रहा हूँ ना आपके लिए कोर्स लॉन्च करूँगा फ्री, एकदम पूरा सारे सब्जेक्ट फ्री में। थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं। वो लाइव नहीं रखूँगा क्योंकि लाइव में होता है ना, अगर आप देखेंगे लाइव, इफ़ यू विल कंपेयर लाइव, तो उसमें डाउट्स होते हैं लोगों के। हाँ ठीक है, इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बकवास करनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कमेंट में बकवास करते रहते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे ही लोग आएंगे जिसको पढ़ना होगा, नहीं तो बंद करके चले जाएंगे, वो अच्छी चीज़ होती है। द जनरल सर्कुलेशन, चलिए यहाँ नीचे आते हैं। तो द एयर एट इंटर ट्रॉपिकल, अब ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा। द एयर एट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अगर एक बार आप ज्योग्राफी को फिगर से, मैप से समझना सीख गए ना, तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत इजी हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब मैंने आपको एकदम अच्छे से फिगर समझा दिया है, अब देखिए आपको कितना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो मैं चीज़ एक लाइन बताऊंगा आप खुद अपने आप समझ जाएंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, द एयर एट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, यहाँ पे जो एयर होती है राइजेस बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन। ये कह रहा है, ये ट्रॉपिकल की बात कर रहा है कि यहाँ पे अपने आप उठेगी हवा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे, क्योंकि यहाँ पे हवा, सारी हवा यहीं पे आके मिल रही हैं। जब यहाँ पे आपके मिलेंगी तो ज़्यादा हवा हो गई, प्लस इक्वेटर आपका गर्म होता है, तो गर्म होगी तो हवा अपने आप ऊपर जाएगी। तो यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर जा रही है, ठीक। उसके बाद एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। द विंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर, जो टॉपिक से हवा आती है, मैंने बताया कि इसीलिए इसको ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, कन्वर्ज करती है। द कन्वर्ज एयर राइजेज अलोंग विद द कन्वेक्टिव सेल, और ये जो कन्वर्ज एयर हैं वो ऊपर जाती हैं कन्वेक्टिव सेल्स के द्वारा, ठीक है, के साथ या द्वारा आप कह सकते हैं। इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर, और ये जो हवा है ये लगभग 14 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स, और फिर पोल्स की तरफ भागती है। यहाँ पे देखिए ये पोल्स की तरफ जा रही है ना, तो इसको आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। इट रीचेस मूव टुवर्ड फुल पोल्स, दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे अब वो दोनों तरफ से हवा आएगी ना, वहाँ भी ऊपर जा रही है, यहाँ भी ऊपर आ रही है, दोनों तरफ से जब 30 डिग्री पे, ये देखिए ये आपका 30 डिग्री ये है ना, अब यहाँ से भी इधर देखिए, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ पे भी हवा आ रही है, तो इस जैसा माहौल यहाँ पे भी क्रिएट नहीं होगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, तो ऊपर भी तो ये कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। अब जब हवा कन्वर्ज होगी फिर ये नीचे आएगी, ठीक। चलिए अब आप उसको अपने ध्यान में रखिएगा, अब दोबारा मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, आप अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए। फिर इट रीचेस मूव्स दिस कॉजेज एक्युमुलेशन एयर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, आधा ही पढ़िएगा, आधा का मतलब ये जो नॉर्थ में होगा वही साउथ में होगा। पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर सिंक्स, नीचे गिरती है, नीचे आती है, सिंक करती है, एंड फॉर्म सब ट्रॉपिकल हाई, और वहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई क्रिएट होता है। अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ द एयर, और दूसरा रीजन भी सिंक होता है क्योंकि पहले तो वो ठंडी थी, पहले तो वो गर्म थी, तो ऊपर गई, जब गर्म थी ऊपर गई, धीरे धीरे जाके ELR कल आपको पढ़ाया था 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका पर किलोमीटर टेम्परेचर डाउन होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट डिपेंड्स कि वो किस जगह है, वेरिएशंस इसमें हैं, बट एक एवरेज लिया जाता है एनवायरमेंटल लैब्स रेट का। लेकिन वो धीरे धीरे जाके बहुत ठंडी हो गई, भारी हो गई ना, भारी हो गई, कुछ तो क्लाउड बन गया जिसमें वाटर वेपर था। लेकिन जो एयर है, अब एयर में पूरा एयर थोड़ी होती, पूरा उसमें एयर में तो मॉइस्चर होता है ना, अब जो मॉइस्चर था वो बन गया, उसको जो बनना था, बट बची हमारे पास एयर बची है, तो वो क्या होगी, नीचे आएगी, ठीक, ये आप समझ लीजिए। अनदर रीजन फॉर द सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ द, ऐसे ऊपर जाके वहाँ पे क्लाउड बनी, लेकिन वो फिर हवा भाग गई वहाँ से, ये चीज़ समझ। देखिए आपके साथ एक और कन्फ्यूजन है, अभी मैं बता रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि आपको लगता है ना कि जैसे ये हवा ऐसे उठी, ऐसे हवा उठी, यहाँ पे देखिए, आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब आपको लग रहा है कि इक्वेटर पे हवा हमारी ऐसे उड़ रही है, देखिए अब यहाँ पे जब हवा उठ रही है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो पानी नीचे आएगी ना, तो पानी नीचे आएगी, तो आप कैसे कह रहे हैं हवा इस यहाँ पे हवा नीचे नहीं आएगी। तो हवा क्या है कि ये गई और पानी यहाँ पे इसने बना दिया, इसने क्लाउड बना दिया, लेकिन
हवा क्लाउड थोड़ी होती है, हवा से क्लाउड थोड़ी बनता है। क्लाउड बनता है मॉइस्चर से, क्लाउड बनता है पानी से, पानी ठंडा हुआ क्लाउड बन गया, हवा कहीं की, और यहाँ से लगातार हवा जा रही है, तो अब हवा हल्की है, एकदम हल्की हवा है, और यहाँ से भारी हवा आ रही है, मॉइस्चर वाली हवा आ रही है, तो इसको भगाएगी या कहेगी तुम नीचे चले आओ? खुद अपने दिमाग से सोचिए कैसे ऐसे जा रही, गर्म गर्म हवा, गर्म हवा, ऊपर बहुत सारी हवा हो गई जो एकदम ठंडी ठंडी हवा है, तो उसको ऐसे डाइवर्ज करना शुरू कर देंगी ना एक बार में। जैसे यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, नीचे से हवा जा रही है, अब इसको अपने आप सोचिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग से लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे खूब ढेर सारा ऐसे ऐसे बन गया है, क्लाउड बन गया है, एकदम ठंडी ठंडी हवा है, नीचे से गर्म हवा आ रही है, ठंडी ठंडी वाली हवा आ रही है, धीरे धीरे वो ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, ठंडी हो रही ना, तो एक ऐसे बल्ज क्रिएट करेगी। ये देखिए एक ऐसे बल्ज क्रिएट करेगी, ऊपर जाएगी जब। बल्ज कैसे क्रिएट करेगी? अब यहाँ पे ठंडी 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 हवा आ रही है, तो ये गर्म वाली की इतनी हैसियत थोड़ी है कि ये ठंडी वाली को डिस्प्लेस कर दे ना, इसके अंदर उतना फोर्स है, और ऊपर जाते जाते ये तो स्पीड कम भी हो जाती है, प्रेस, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, इसकी स्पीड कम हो गई है, तो ये चीड़ चीड़ के थोड़ी भाग जाएगी क्लाउड को, तो ये ऐसे साइड में भाग जाएगी, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे साइड में भाग जाएगी, जहाँ तक इसका कैलिबर होगा, जहाँ तक इसमें जो है हिम्मत होगी, वो साइड में भागती चली जाएगी। जब साइड में भागेगी तो ये देखिए साइड में भागेगी तो एक जो है 30 की तरफ इस जाएगी नॉर्थ में, एक 30 की तरफ यहाँ जाएगी साउथ में, बस ऐसे ही चलना है। ठीक, थोड़ा सा अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, घुस जाएंगे ना, अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप घुस के कोशिश करेंगे, अगर ये रटने की कोशिश करेंगे कि गई, हाँ ठीक है, इधर भाग गई उधर भाग गई, लेकिन क्यों भागेगी? क्योंकि वहाँ पे अब क्लाउड बन रहा है, तो अच्छा क्लाउड भारी होता है, अच्छा भारी होता है, भारी होता है, तो नीचे से तो जो हवा जा रही है तो हल्की है, हल्की जाएगी, वो धीरे धीरे और ऊपर जाएगी, वो ठंडी होगी, भारी तो होगी, लेकिन जब भारी होगी तो उसके अंदर फोर्स थोड़ी होगा। फिर अगर मान लीजिए फोर्स होगा भी, वहाँ पे लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होती है। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि लेटेंट हीट रिलीज होती है तो हवा की स्पीड बढ़ जाती है, हवा की स्पीड बढ़ जाती है, जो वेपर है वो वहीं रुक जाता है, तो हवा और आगे बादल है, नीचे से हवा है, तो हवा थोड़ी ठेल देगी बादल को, वो ऐसे इधर भागेगी, इधर भागेगी, चीड़ के निकल नहीं जाएगी। अब कहेंगे हवा ही तो उड़ाती है बादल को, पर अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। काउंटर आर्गूमेंट मेरे दिमाग में खुद ही आता रहता है कि आप लोग क्या क्या कह सकते हैं कि भाई तब हवा कैसे लेके जाती है बादल को? अरे हवा तो लेके जाएगी ही, हवा इतनी भी कमज़ोर हवा नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि वो ऊपर नहीं जाएगी, वो ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी। ठीक, ये समझने की कोशिश कीजिए, वो ना अर्थ का अनर्थ बना देते हैं समझाते समझाते लोग। ठीक, इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू एन एल्टीट्यूड, कितनी बार पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, 14 किलोमीटर। पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर सिंक्स, फिर अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज कूलिंग, ये बता दिया। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स इक्वेटर एज स्टरलीस, ये आपको बताया है कि स्टरली के रूप में बढ़ती है। स्टरलीस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द, दोनों साइड होते हैं इक्वेटर के, स्टरली फॉर्म होती हैं। कन्वर्ज इंटरट्रॉपिकल जोन पे जो कन्वर्ज करते हैं, सब सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल्स। इसको जो पूरा सर्कुलेशन होता है उसको हम सेल्स कहते हैं, जैसे कि हेडली हो गया इन द मिडल लैटिट्यूड, और सर्कुलेशन सिंकिंग एयर, और ये फिर यही फेरर पोरर इन सब के बारे में यही समझाया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अदर सरफेस दीज विंड आर कॉल्ड वेस्टर्ली, सरफेस पे वेस्टर्ली कहते हैं, और सेल उसको फेरल कहते हैं। पोलर लैटिट्यूड पे कोल्ड डेंस एयर सबसाइड करती है, वहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा नीचे जाएगी, और द सेल इज कॉल्ड पोलर सेल, उसको पोलर कहेंगे। 3 सेल होते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में, मेंटेन जनरल सर्कुलेशन। ठीक, अब एक चीज़ और बता दूं, जो हीट कह रहा है, हीट भैया ये हीट कैसे कह रहे हैं, इनको क्या समझ में आ गया? तो हीट का मतलब ये है कि अब यहाँ से ये देखिए नीचे देखिए, ये एक हवा जा रही है, यहाँ पे एक हवा जा रही है ना, तो और एक हवा यहाँ से आ रही है। अभी मैं आपको फ्रंट बता रहा था, तो एक हवा इधर आ रही है, एक हवा इधर आ रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये पोल वाली हवा है, ये गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म होगी ना, गर्म होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी। पोल की हवा है तो ये ठंडी होगी, ये इक्वेटर की तरफ से है, ट्रॉपिक्स की हवा है, ये गर्म होगी। तो जब ये ठंडी हवा और गर्म हवा एक साथ मिलेंगी तो ये ठंडी यहाँ पे लेके जाएंगी कि गर्मी लेके जाएंगी। ठंडी यहाँ से आ रही है, गर्मी यहाँ से जा रही है, तो यानी ठंडी इधर से आएगी और गर्मी इधर से आएगी। यानी इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, एक बार उनको पोलर वाली अगर लगेगी तो ठंडी लगेगी, ये इक्वेटर वाली लगेगी, ट्रॉपिकल वाली लगेगी तो उनको गर्मी लगेगी, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ज होंगी। तो गर्म वाली जो है वो ऊपर ऐसे भागेगी, ठंडी वाली नीचे भागेगी, यही हमारा फ्रंट है। तो गर्म वाली ऊपर जाके यहाँ पे बारिश कराएगी, कराएगी कि नहीं? ऊपर जाएगी यहाँ पे तो बारिश कराएगी। ठीक,
यानी फ्रंट से भी यहाँ पे बारिश होगी, ये चीज़ भी देखने को आपको मिलेगा। चल आगे चलिए बढ़ते हैं हम। तो जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो अफेक्ट द ओशन, जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का वो अफेक्ट करता है ओशंस को। द लार्ज स्केल विंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स ऑफ द ओशन करंट। धीरे धीरे ही इसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है और स्लो धीरे धीरे मूविंग करंट होती हैं। और ओशंस इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। और हवा ऐसे ऊपर जाएगी, अब यहाँ से खींच रही है, हीट हो गया तो ऊपर जाएगी हवा। अब समुद्र के ऊपर भी तो पड़ रहा है ना आपका हीट इंसुलेशन, तो वो वेपर भी उसमें ऐड हो रहे हैं। तो दीज इंटरेक्शन टेक प्लेस रेदर स्लोली ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द। और ये धीरे धीरे बहुत बड़ी एरिया है, तो सब में छोटा छोटा दे दिया। फॉर एग्जांपल अब भारत में 142 करोड़ लोग हैं और मुझे एक एनजीओ चलाना है, तो मैं कहूँगा मैं वीडियो बनाऊँ अच्छी और लोगों का कुछ भला करूँ, तो सब लोग बोले कि चलो 1 रुपये आपको देता हूँ, तो 142 करोड़ हो गया। और कोई बहुत मुझसे खुश हो गया, मैं किसी के लिए एक काम कर दिया, बोला कि तुमने मेरा काम किया है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, कितना पैसा दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 20 लाख दे देगा, 1 करोड़ दे देगा कि तुमने मेरा ये काम कर दिया है। लेकिन अगर सबका काम करोगे, आप सब सोसाइटी की भलाई करोगे, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे भले के लिए कर रहा है, सबके भले के लिए कर रहा है, सर्वे जना सुखिना भवन्तु, तो वहाँ पे 1-1 रुपये सब देंगे तो 142 करोड़ हो जाएगी। इसी वजह से छोटे सब दे रहे हैं। हर समुद्र में जितने पार्ट हैं समुद्र ओशन में, हर ओर से आ रहा है इनपुट, तो हर ओर से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। अब जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द ओशन। ओशन के ऊपर क्या है? वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वार्म होती है और जो कूल होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैसिफिक ओशन में। ये मैप से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। द वार्म वाटर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन स्लोली डिप्स टुवर्ड साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो जो कह रहे हैं वार्म वाटर है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, वो धीरे धीरे साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ बढ़ता है। रिप्लेसेस द कूल पेरुवियन करंट, जो पेरुवियन करंट है उसको रिप्लेस कर देता है। सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज एल नीनो। और इस प्रोसेस को ही हम एल नीनो कहते हैं। जो अपीयरेंस होता है किसका? अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है, पेरू की कोस्ट के पास, उसको एल नीनो कहेंगे। जो एल नीनो इवेंट है क्लोजली एसोसिएट विद द प्रेशर चेंजेस इन सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। और जब सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर चेंज होता है तो उस वजह से ये इफेक्ट करता है। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक इज नोन एज साउदर्न ऑक्सीलेशन। और ये जो चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में पैसिफिक ओशन के पास, इसको हम साउदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। एक इस पर आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि मैप के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो द कंबाइंड फिनोमिना ऑफ साउदर्न एक्सेलरेशन एल नीनो इज नोन एज एनसो। और जो कंबाइंड फिनोमिना है साउदर्न ऑक्सीलेशन का और एल नीनो का, उसको हम एनसो कहते हैं। इन द ईयर्स व्हेन एनसो इज स्ट्रांग, और जिस ईयर में एनसो स्ट्रांग होता है, लार्ज स्केल वेरिएशन इन वेदर ऑकर ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लार्ज स्केल वेरिएशन होती हैं वेदर्स में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी और बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कहीं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कभी ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया, इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हैवी रेनफॉल। साउथ अफ्रीका के जो एरिड वेस्ट कोस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और ड्रॉट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। सम टाइम इंडिया, कुछ टाइम कभी कभी इंडिया में भी ड्रॉट हो जाती है हमें। और फ्लड्स इन चाइना में फ्लड होता है। दिस फिनोमिना इज क्लोजली मॉनिटर एंड इज यूज फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं। सीजनल विंड, द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है और इतना ज़्यादा पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी कोई ग्राफ नहीं दिया है। तो यहाँ पे कई ऐसी जगह होती है ना जहाँ आपको बाहर मदद लेनी पड़ सकती है। बाहर मतलब ग्राफ्स की, फिगर्स की, वहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। आप ये जो टॉपिक है अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप कमेंट करिए। मैं एक एल नीनो पे कमेंट बना दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके आप किसी की भी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। 3D वाली देखिएगा, जिसमें 3D बताया गया है कि यहाँ से ऐसे आई और ऐसे आई ऐसे गई ना, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, पर इसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बार पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। समझ में चीज़ें अगर आप इमेजिन करेंगे समझ में आएगी, लेकिन आप भूल जाते हैं।
फिर आपको कोरिलेट करना पड़ता है, दोबारा पढ़ेंगे धीरे 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 आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, सीजनल विंड्स की बात करता हूँ। द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन। जो पैटर्न है विंड सर्कुलेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में वो मॉडिफाई होता है। तो इसको अब चलिए हम कल पढ़ते हैं, और कल देखिए शायद ख़त्म हो जाएगा आपका।